नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, एज हमारी 45 हो चुकी है, यानी कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर आप में से हो सकता है कि 40 से 45 साल के आसपास होंगे और आपके मन के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न ये आता होगा कि काश हमने इन्वेस्टमेंट अगर पहले स्टार्ट कर दिया होता तो आज हमारे पास काफ़ी अच्छी वेल्थ बन चुकी होती। यानी कि आप कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हैं, तो रिग्रेट करने का सॉल्यूशन क्या है? या तो ये है कि रिग्रेट पूरे जीवन भर करते रहिए कि काश हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, काश हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। या फिर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज के आज ही हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि आपको स्टार्टिंग कैसे करना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करके, आपका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए इस एज ग्रुप के अंदर, और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो के अंदर होने वाली है। यानी कि एक ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अगर हमारी एज जैसे कि 45 के आसपास है तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट करते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए। यानी कि एज 45 है तो उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है पोर्टफोलियो, कि हमारा पोर्टफोलियो आखिर कैसा हो। हमारा जितना अच्छा डाइवर्सिफाई और एक बैलेंस पोर्टफोलियो होगा तो मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, मतलब स्थिति कैसी भी हो, हमें बेहतर रिटर्न मिल पाए। यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए? अच्छे से अच्छे रिटर्न मिलना चाहिए। और जब मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो कम गिरे। तो अगर नीचे मार्केट जा रहा है तो पोर्टफोलियो कम गिरे, और मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो हमें ज्यादा मैक्सिमम से फायदा मिल जाए, मैक्सिमम फायदा मिले। यानी कि इन दोनों कंडीशंस के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों कंडीशंस को मैनेज करने के लिए हमारे पास जितना अच्छा पोर्टफोलियो हमारा होगा, जितना बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होगा, हमें उतना ही बढ़िया हमें रिटर्न मिल सकते हैं। और 45 की एज पे जब हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं और हमें उसके बारे में पहले सोचना चाहिए। यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जल्दबाजी ना करते हुए हमें इन 3 फैक्टर के बारे में पहले सोचना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। अब आपकी एज भले ही 45 प्लस आप कह रहे हैं कि 45 के आसपास एज है, तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? तो हमारे पास गोल क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हम चाहे मान लीजिए हो सकता है कि 3 साल के लिए कर रहे हो, आपको गाड़ी लेनी है, या आपको लोन चुकाना था, छोटा मोटा कोई आपका चल रहा था। तो शॉर्ट टर्म वाला आपका इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म वाला है, ये आप डिसाइड कर लीजिए पहले। आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका गोल होगा ना, आप उसी प्रकार की कैटेगरी और उसी प्रकार का आपका पोर्टफोलियो आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड होता है कि आपका रिस्क। रिस्क आप कितना ले सकते हैं, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। देखिए, हर एज में हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क, ये 3 तरह की चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी जब हमारी एज 45 के आसपास हो जाती है तो हम लोग उस एज में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। ज्यादा रिस्क इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि इस एज में ना हमारे पास जिम्मेदारियां काफी होती हैं, परिवार की जिम्मेदारी आती हैं और भी कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और हम उस समय पर ज्यादा रिस्क लेंगे तो हमारा कैपिटल का लॉस भी हो सकता है या हमें अच्छे रिटर्न ना मिल पाए। तो हम इस एज ग्रुप में क्या करते हैं, हम ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना। और मान लीजिए इसी जगह पर अगर किसी की अगर 20 साल की एज हो, 25 साल की एज हो, तो इस एज ग्रुप में क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पे जिम्मेदारियां कम होती हैं, तो हम उतना ही ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं और उतना ही ज्यादा रिस्क लेकर के हम ज्यादा वेल्थ बना सकते हैं। ठीक है जी। एक आपका तीसरा क्या हो गया? टाइम। आपका टाइम होराइजन कितना है, कितने लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 5 साल के लिए करना है, या फिर 20 साल के लिए करना है, ये काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है। यानी कि जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना बेहतर तो रहता है, लेकिन हमारा कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हम प्रॉपर तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर पाते हैं। तो आपने अगर तीनों चीजों को क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज करना है, तब इसके बाद में फिर हमें पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोचना है, और जैसे ही हमारा पोर्टफोलियो डिजाइन हो जाएगा हम अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले सॉरी तो सबसे पहले जो हमारे अंदर एक रिग्रेशन है ना, रिग्रेट है कि यार काश हमने अगर ये पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, तो उस चीज को आप फिलहाल छोड़ दीजिए। आज भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं अपने जीवन के अंदर, और हम फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि हम अपना रिटायरमेंट भी काफी शानदार कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितना बड़ा फंड बनाना है आपको उतना ही उसी के हिसाब से आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट कर दूं, ठीक है जी, और 15 साल के बाद में 15 ईयर के बाद में मेरे पास एक 1 CR हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना। अब आपको अगर 15 साल के अंदर आपको बंसिया चाहिए तो आपको हर महीना करीब 10 से 15 हजार के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितना हम गुड़ डालते हैं उतना ही हमारा क्या होता है, मीठा होता है। अब बात आते हैं बैक टू द पॉइंट, पोर्टफोलियो। क्योंकि पोर्टफोलियो हमारा जितना ज्यादा बैलेंस होगा, जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा, हम उतना ही अच्छा रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं, और हम उतना ही ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एक जो गिरावट आती है ना मार्केट में, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं उससे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर जरूरी नहीं है हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर हर कैटेगरी हो। म्यूचुअल फंड कैटेगरी कई सारी होती हैं, जैसे कि मैंने मैन कैटेगरी यहां पे लिख दी है। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, आपका हाइब्रिड फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, और एक मल्टी एसेट फंड भी होता है। मल्टी एसेट फंड भी क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं भी। मल्टी एसेट, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया है पर बताऊंगा बाद में। तो देखिए यहां पे कई सारी कैटेगरीज होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी कैटेगरी के अंदर ही पैसा लगाना है। तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर ये डाउट एक नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि ये कैटेगरी यानी हर कैटेगरी में एक एक दो दो म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन यानी ओवरलैपिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां बोला कि लार्ज कैप, तो लार्ज कैप का अगर आप एक म्यूचुअल फंड रख लेते हैं तो वो सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप के भी आपके यहाँ 2 3 4 फंड है आपने ले रखे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। मिड कैप है तो मिड कैप का एक म्यूचुअल फंड सफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि 3 4 आपने इसके अंदर ले लिए हैं। इसी प्रकार से स्मॉल कैप बाकी जो कैटेगरी है उसके अंदर आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक एक म्यूचुअल फंड हो तब भी सफिशिएंट है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको करीब 1 2 3 4 5 और 6 कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो आपके हमारे 15 कैटेगरी है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 15 कैटेगरी अंदर एक एक म्यूचुअल फंड लेकर के आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर 15 म्यूचुअल फंड रखने हैं, ऐसा भी हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, मैंने जैसा कि बताया, टाइम और गोल और रिस्क कितना है हमारा, इन तीनों फैक्टर के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। यानी कि एज हमारी 45 के आसपास है, ठीक है, और यहां पे गोल आ गया, टाइम ड्यूरेशन आ गई, और रिस्क। इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। अब थोड़ा आपको इंट्रो थोड़ा सा दे देता हूं, हो सकता है आप में से काफी सारे इन्वेस्टर अभी नए होंगे, तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जैसे लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जहां पे हमारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के जरिए हमारा पैसा इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टेड रहता है। जो हमारा फंड मैनेजर होता है, इसका फंड मैनेजर अलग होगा, इसका अलग होगा, तो फंड मैनेजर हमारे पैसे को, हमारे बिहाफ पर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है बड़ी बड़ी कंपनी में, ठीक है। मिड कैप क्या होता है, मिड कैप यानी कि जो मीडियम लेवल की जो कंपनी होती हैं, अगर हम सेबी की अकॉर्डिंग बात करें तो जो कंपनियां जो टॉप से लेकर के 100वीं 101वीं से लेकर के जो 250 कंपनियां होती हैं 250 नंबर तक की, तो वो कौन सी होती है, मिड कैप में आती हैं। और 250वीं से यानी कि 251वीं से लेकर के नीचे जितनी कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं, ठीक है ना। तो यहां पे कहते हैं कि जब मिड कैप और स्मॉल कैप की बात आती है तो ये कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होता है, मार्केट कैप छोटा होता है, यहां पर रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है। यानी कि अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं तो देखिए यहां पे क्या रहता है, ये मान लीजिए आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आप इसमें इतना रिस्क ले रहे हैं तो आपको यहां पे इतना ही, आपको मतलब इतना रिस्क ले रहे हैं नीचे तरफ, तो आपको इतना ही प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि ये लॉस हो सकता है तो ये प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है जी। ये आपका मीडियम लेवल का हो गया, तो आपको मीडियम लेवल यानी कि जैसे एक बॉल होती है ना, जितनी बॉल आपकी नीचे जाती है, जितनी बॉल आप यहां से बॉल छोड़ देंगे तो जंप करके ऊपर तक आती है ना, तो इसी प्रकार से आपका अगर नीचे रिस्क कम है तो यहां पे आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा। तो ये क्या हो गया, लार्ज कैप हो गया आपका। यहां पर मीडियम लेवल का, यहां पर ये गया मीडियम लेवल का रिस्क है, तो आपको मीडियम लेवल का ही प्रॉफिट मिलेगा आपको यहां पर। और अगर आपका मार्केट ज्यादा नीचे जा सकता है, कोई अगर नीचे ज्यादा रिस्क है, जैसे स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो वो जितना नीचे जा सकता है आपका उतना ही ऊपर उसके रेसिप्रोकल क्या कर सकता है, उसका उल्टा प्रॉफिट दे सकता है। तो मार्केट में आप जितना रिस्क लेते हैं आपको उतना ही रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी रिस्क लेने की जितनी ज्यादा होती है हम उतना रिस्क ले सकते हैं। और मैंने चूंकि आपको बताया कि हमारी जो एज ग्रुप होता है ना, जैसे कि हमारा 25 साल की एज में हमारी है, तो हमारे उसमें जिम्मेदारियां कम होती है, तो हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और हमारे पास समय भी काफी होता है इन्वेस्टेड रहने का। तो हमें क्या करना है, जहां पर रिस्क ज्यादा है हमें वहां पे अपना कैपिटल जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ा कम करना चाहिए। जैसे कि हमारे टोटल रुपए अगर हमें 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, 100% या 100 रुपए पे इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो 30 से 40 रुपए हमें करीब मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करने चाहिए, ठीक है ना। और जो लोग लार्ज कैप की बात कर लेते हैं तो 40 से 60 रुपए हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हाइब्रिड फंड के अंदर 15% के आसपास अप्रॉक्स, और फ्लेक्सी कैप के अंदर 20%। अब फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर भी क्या रहता है,
लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, यानी तीनों होते हैं ये वाले इसके अंदर फ्लेक्सी कैप। लेकिन फ्लेक्सी कैप जो फंड मैनेजर होता है वो पोर्टफोलियो को मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीबैलेंस करता रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ है। और हाइब्रिड फंड के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर इक्विटी प्लस डेट फंड होते हैं। डेट मतलब कि स्टेबिलिटी और इक्विटी यानी ग्रोथ के लिए। तो इस प्रकार से ये रख सकते हैं। लेकिन ये देखिए हर किसी के लिए फाइनल नहीं है ये चीज। अगर आप सोचें कि फाइनल है जो मैं बता रहा हूं, ये फाइनल नहीं है। आप अपनी हर किसी की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग। जैसे एक ग्रुप के अंदर, इस एज ग्रुप के अंदर भी कई सारे लोग भी होते हैं, यानी बहुत से 45 साल की एज वाले लोग भी ऐसे भी होंगे आसपास के कि वो रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट है, वो रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और जो कंजर्वेटिव हैं कि भैया इस एज ग्रुप में और ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो वो क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ 20 से 30% तक रख सकते हैं, या इवन 15 से 25% तक भी रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा ना आपको भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और बाकी की अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई एक्सपर्ट, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आपको समझाऊं आपके अकॉर्डिंग, पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और उसका छोटे सा चार्ज लेता हूं मैं, तो वो आप पे करके मुझे कंसल्टेशन ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये पोर्टफोलियो आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 45 के अलावा अगर 55 साल की एज है तो क्या करेंगे। अगर 55 साल की एज है तो हमारा इसके अंदर एक और कैटेगरी ऐड हो जाएगी, और वो क्या हुआ, डेट। यानी कि जो इसके अंदर जो इक्विटी प्लस डेट होता है ना, तो हम डेट फंड एक अलग से कैटेगरी, उसके अंदर भी हम पैसा रखना स्टार्ट कर देंगे। और जो मल्टी एसेट बताई थी, इसका फायदा बता देता हूं मैं आपको। मल्टी एसेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर मोर देन कम से कम 3 एसेट क्लास होनी चाहिए। यानी कि आपका इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड वगैरह जो सिल्वर होती है, मेटल्स हो, या फिर इसके बाद जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट होता है वो, यानी कम से कम 3 एसेट क्लास होनी चाहिए। मल्टी एसेट का मतलब होता है मल्टी एसेट, यानी कि आपका पैसा एक एसेट में ना लग करे, कम से कम 3 एसेट के अंदर लगता है। अब देखिए मान लीजिए अगर हमारी 1 एसेट है, 2 एसेट है, 3 एसेट है, मान लीजिए अगर ये नीचे जा रही है तो जरूरी थोड़ी है तीनों नीचे जा रही होंगी, है ना। तो कोई अगर नीचे जा रही होगी ये, तो ये ऊपर जा रही होगी, यानी आपको कोई ना कोई क्या होगी, एसेट आपको रीबैलेंस कर लेगी, आपके घाटे को कम करने प्रयास करेगी जब मार्केट गिरता है तब। यानी कि यहां पर हमारी ग्रोथ थोड़ी कम मिलती है, मल्टी एसेट के अंदर थोड़ी ग्रोथ कम मिलती है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो को क्या रखता है, स्टेबल रखने का प्रयास करता है। कौन सी, मल्टी कैप कैटेगरी, मल्टी एसेट कैटेगरी। तो इसलिए हम अपने अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड भी हम एक रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें ग्रोथ भले थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन हमें यहां पे क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलती है। तो हमें अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी के साथ चलना है, यानी कि कॉम्बिनेशन बना के चलना है, स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ, ठीक है ना। अब कहें कि नहीं भैया मुझे तो पूरी ग्रोथ चाहिए, तो हम सारा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर लगा देते हैं, तो ऐसा भी करना सही नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि अगर आप सारा पैसा रिस्क में लगा देंगे तो यहां से आपको ग्रोथ तो मिल सकती है, लेकिन आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो हमारे पास जितना बैलेंस एक पोर्टफोलियो होता है, हम उससे बेहतर तरीके के रिटर्न बना सकते हैं मार्केट से, ठीक है ना। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपको एक ओवरव्यू मिला होगा। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं और ज्यादा सीखना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप एक दिन के अंदर नहीं सीख सकते हैं, आप समय देना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे, तो आप इन्वेस्टमेंट की नई नई चीजें सीखते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।